विहान कमरे से जाने लगा, लेकिन वैदेही बड़ी तेजी से अपनी जगह से उठी और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। रुको मिस्टर विहान, मुझे कुछ जानना है। विहान ने रूखे स्वर में कहा। जल्दी कहो। अब हम दोनों की शादी हो गई है तो क्या करना है आगे? कल सब लोग बहुत सारे सवाल कर रहे थे। कल तो हम बच गए, लेकिन आज क्या? अगर किसी ने पूछ लिया कि हम दोनों ने छुपकर शादी क्यों की, क्यों किसी को नहीं बताया, तो मैं क्या कहूंगी? विहान ने कहा, कुछ भी कह देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी झूठी कहानी बनाने में तुम माहिर हो। विहान अपने कमरे से निकलकर बाहर आ चुका था। उसने देखा मालिनी अपने कमरे में मुंह फुलाकर बैठी हुई है। हाल में कुछ रिश्तेदार उन्हीं के बारे में गॉसिप कर रहे थे। विहान को किसी की भी परवाह नहीं थी, लेकिन वो मालिनी जी को यूं नाराज नहीं देख सकता था। वो मालिनी के कमरे में चला गया और उसके पास जाकर बैठ गया। मम, आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं? चलिए, बाहर सब लोग आपको पूछ रहे हैं। मालिनी ने ध्यान से मुंह फेर लिया। मुझे कहीं नहीं जाना। तुम्हारी वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही हूँ। सारे रिश्तेदारों के आगे मजाक बनकर रह गया है हमारा। तू जा, जो मन में आए वो कर। तुझे रोकने वाला आखिर है ही कौन? हम तो बस नाम के माँ बाप हैं। विहान ने मालिनी को मनाने की कोशिश की। आई एम सॉरी मॉम। मैं मानता हूँ कि मैंने इस तरह से शादी करके गलत किया, लेकिन जो होना था वो हो गया है। अब इसे पकड़कर क्यों बैठना? आपको वैदेही पसंद नहीं है, लेकिन ये तो नॉर्मल है। कौन सी सास को अपनी बहू पसंद होती है? अगर आपको वो पसंद आ गई तो आपको अपनी बहू की बुराई किसके सामने करेंगी, बताइए? विहान खुद की ही बातों पर हंसने लगा। मालिनी ने गुस्से में कहा, तुम्हें यह मजाक लगता है? इस तरह से शादी करने का क्या मतलब हुआ? ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि तुम्हें इस तरह से किसी को भी बिना बताए उस लड़की से शादी करनी पड़ी? और शादी करनी ही थी तो तुम्हें कोई और नहीं मिली? मुझे बता देता, मैं तेरे लिए एक से एक अच्छे खानदान की चांद सी पत्नी लेकर आती तेरे लिए। मम, आप बहुत ही अच्छी हैं। आप मेरे बारे में कितना सोचती हैं, लेकिन चांद में तो दाग होते हैं ना। तो क्या वैसी बहू चलेगी आपको? विहान ने मालिनी का हाथ प्यार से पकड़ लिया। मालिनी विहान की बातें सुन मुस्कुरा बैठी। तुम्हें अच्छे से पता है कि अपनी मम को कैसे हंसाना है, लेकिन तू कुछ भी कह ले, लेकिन मैं उस वैदेही को अपनी बहू नहीं मानूंगी। तुझे उसे अपनी पत्नी मानना है तो शौक से मान, लेकिन मुझसे जबरदस्ती मत करना। विहान ने मालिनी को गले से लगा लिया। मॉम, आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन प्लीज आप मेरी वजह से अपना मूड मत खराब कीजिए। आज अनिका का संगीत है। अगर आप नाराज होंगी तो वो भी उदास हो जाएगी। उसके लिए मुस्कुरा दीजिए प्लीज। विहान ने अनिका का नाम लेकर मालिनी जी को मनाने की कोशिश की, और वो काफी हद तक कामयाब भी हो गया था। मालिनी उसके साथ कमरे से बाहर आ गई। बिहान और मालिनी सब रिश्तेदारों के बीच जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा सब लोग एक साथ खड़े हो गए थे और सबकी नज़र एक जगह जाकर टिक गई थी। बिहान और मालिनी ने उनकी नज़रों का पीछा किया तो देखा वैदेही सीढ़ियों से चली आ रही थी। बिहान ने वैदेही को जब से दोबारा देखा था, वो हमेशा साड़ी में ही नजर आई थी। आज भी वो साड़ी ही पहने हुई थी, लेकिन आज कुछ अलग था उसमें। लाल बनारसी साड़ी में वो बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। उसने अपने बालों को खुला छोड़ा था और माथे का सिंदूर उसका रूप और निखार रहा था। गले में जहाँ पहले सोने की चैन थी, आज उसकी जगह बिहान के नाम का मंगलसूत्र था। हाथों में उसने अपनी माँ के कंगन पहने हुए थे, लेकिन साथ ही लाल चूड़ियां भी थीं। वो एक संपूर्ण सुहागन नजर आ रही थी। हर कोई वैदेही के रूप की तारीफ कर रहा था। उन रिश्तेदारों में खड़ी एक औरत ने कहा, कुछ भी हो, बिहान बहू बहुत ही खूबसूरत लेकर आया है। दूसरी औरत बिहान के पास चली गई। बिहान हमें अपनी पत्नी से नहीं मिलवाएगा? हमारी पहचान तो करवाओ उससे। बिहान को यह सब नखरे नहीं करने थे, लेकिन जिस तरह से उसने वैदेही को शादी करके लाया था, उसे वैदेही के साथ प्यार से बात करने का नाटक तो करना ही था। बिहान वैदेही के पास गया और उसके कंधे पर अपना हाथ रख अपनी ओर खींचा। आंटी, इनसे मिलिए, यह है वैदेही शर्मा। ओह, आई एम सॉरी। अब यह शर्मा नहीं रही, अब यह है वैदेही बिरला, मेरी लविंग वाइफ। वैदेही को पता था कि बिहान सबके सामने बस दिखावा कर रहा है, इसलिए उसने उसका साथ देते हुए कहा, नमस्ते आंटी। कुछ लड़कियों ने वैदेही और बिहान को पकड़कर एक साथ सोफे पर बिठा दिया। एक लड़की बिहान के पास बैठ गई और दूसरी वैदेही के पास जाकर बैठ गई, और कुछ उनके सामने उन दोनों लड़कियों ने वैदेही और बिहान को धक्का देते हुए करीब बिठा दिया। बिहान और वैदेही इतने करीब थे कि उनके बीच से हवा भी पास नहीं हो सकती थी। उन लड़कियों में से एक चश्मिश लड़की ने कहा, भाभी, हम सब बिहान भाई की कजिन सिस्टर हैं।
हम सबका आपके साथ ननद भाभी का रिश्ता हुआ, तो अब आप हमें बताइए कि आपकी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आप दोनों मिले और कैसे हुआ आप दोनों में प्यार। वो सारी लड़कियां वैदेही से सवाल कर रही थी, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। वो बयान को देख रही थी कि वो अपनी बहनों को चुप करवाएगा, लेकिन बयान खुद ही चुप था। उसने देखा कि वो उनके सवालों से बच नहीं सकती थी, इसलिए उसने बोलना ही सही समझा। तेई ने सबसे मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम सबको जानना है तो मना कैसे कर सकती हूँ। बैदेही ने बिहान को एक नजर देखा। बिहान मनी मन सोचने लगा, पता नहीं यह क्या क्या बकवास कर दे, मुझे इसे रोकना होगा। बिहान ने वहां से उठते हुए कहा, तुम लोगों के पास कुछ काम नहीं है क्या? शाम को संगीत है, तुम लोगों को तैयार नहीं होना? चलो जाओ, भागो यहाँ से। उन लड़कियों में से एक लड़की ने इतराते हुए कहा, ये क्या भाई, भाई तो शर्मा रहे हैं, लगता है इन्हें डर है कि भाभी इनकी पोल ना खोल दें। कोई बात नहीं, अगर आपको जाना है तो जाओ, लेकिन हमारी भाभी यहीं रहेंगी। वैदेही ने बिहान का हाथ पकड़कर जोर से खींचा और अपने पास बिठा दिया। बिहान, तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी बहनों को अपनी लव स्टोरी नहीं सुनाओगे? वैदेही बिहान के करीब आई और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, क्यों ना एक खूबसूरत लव स्टोरी बनाए। वैदेही ने सब लड़कियों को देखते हुए कहा, हमारी कहानी बहुत ही खूबसूरत है। हमारी पहली मुलाकात बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब हम मिले तब बिहान को बहुत सारे कुत्तों ने घेर लिया था। वो चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। उस वक्त मैं एक जगह खड़े रहकर आइसक्रीम खा रही थी। जब मुझे बिहान के चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी तो मैं दौड़कर उसके पास गई और कुत्तों को भगा दिया। फिर क्या, इन्हें तो मुझे देखकर ही प्यार हो गया। वैदेही की कहानी सुन बिहान ने अपना सर पकड़ लिया। उसने सर उठाते हुए वैदेही को गुस्से में घूरा, ये क्या बकवास बोले जा रही हो? वैदेही हंस पड़ी, अरे तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? अब तुम्हें कुत्तों से डर लगता है, उसमें छुपाने वाली क्या बात है? उन लड़कियों के साथ वहां पर बहुत सारे लोग थे जो वैदेही की बात सुन रहे थे। मालिनी खुद में ही बड़बड़ाई, बिहान को कुत्तों से डर तो लगता है। बिहान अपनी जगह से उठ गया, बहुत हुआ, अब तुम लोगों का खत्म हुआ, तो क्या मैं जा सकता हूँ? बिहान ने वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन वैदेही ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? अभी तो बहुत कुछ बाकी है, तुम बस देखो आगे आगे होता है क्या। बिहान वैदेही को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वैदेही अपनी कहानी बनाकर सबको सुनाए जा रही थी। वैदेही ने सबसे कहा, आप सबको पता है, बिहान मेरे पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ा था कि मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, लेकिन मैं मना करती रही। अब मैं करती भी क्या? मुझे पता था कि बिहान के घर में मुझे कोई अपनाएगा नहीं। वैदेही कहते हुए चुप हो गई। तभी वहां पर एक आंटी ने पूछा, तो फिर तुम मानी कैसे? वैदेही ने उस आंटी को देखा और उठकर उनके पास चली गई और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, आंटी मैं तो अभी नहीं मानती, लेकिन जब बिहान ने मुझे मरने की धमकी दी तो। वैदेही झूठ मूठ रोने लगी। वहीं पर दूसरी औरत ने कहा, क्या बिहान ने मरने की धमकी दी थी तुम्हें मनाने के लिए? बिहान ने हकलाते हुए पूछा, मैंने मरने की कोशिश की? वैदेही ने कहा, देखो वो एडमिट कर रहा है। वहीं पर खड़ी एक औरत बीच में बोल पड़ी, वैदेही है ही इतनी खूबसूरत, इसके लिए तो कोई भी अपनी जान दे सकता है। वैदेही ने अपना मुंह छोटा सा बनाते हुए कहा, आंटी अब मैं क्या कहूँ, मुझे भी बिहान पसंद था, लेकिन मैंने समाज के डर से इनकार किया था। लेकिन जब इसने अपने कलाई पर चाकू रख दिया तो मैं उसे कैसे इनकार कर सकती थी। बिहान वैदेही की छोटी कहानी सुन रहा था। बिहान ने खुद के गुस्से को बहुत देर तक रोक कर रखा था। आखिर में उसने कहा, अब बस करिए, कहानी खत्म हो चुकी है। बिहान वैदेही को साइड में ले गया और फुसफुसाते हुए कहने लगा, अब बस करो तुम्हारा यह ड्रामा। वैदेही ने धीरे से कहा, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, तुम बस सुनते जाओ। वैदेही सबके बीच वापस आ गई। वो अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए अपने होठों को हिलाया ही था कि तभी बिहान बीच में बोल पड़ा, वैदेही तुम कह रही थी ना कि तुम्हें शॉपिंग करने जाना है, तो ठीक है, हम अभी चलते हैं। वैदेही बिहान से हाथ छुड़ाकर वापस सबसे बातें करने जा रही थी। आंटी, मैं आपको आगे। वैदेही आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही बिहान ने उसे रोक दिया। वैदेही, मुझे बहुत जरूरी काम है, चलो मेरे साथ, मुझे मेरा रुमाल ढूंढ कर दो। बिहान वैदेही को वहां से पकड़कर वापस कमरे में ले गया। यह देख सब लोग हंसने लगे। कमरे में जाते ही बिहान ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और वैदेही पर गुस्सा होने लगा। तुम नीचे क्या बकवास कर रही थी? वैदेही ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? तुमने कहा था कि मैं जो चाहे बोल सकती हूँ। मैं तो कहानी बनाने में एक्सपर्ट हूँ ना, तो बस मैं अपना टैलेंट दिखा रही थी। अब अगर तुम्हारा हो गया हो तो मैं जाऊं? बिहान ने वैदेही का हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? वैदेही ने खुद को छुड़ाया,
मैं जहाँ भी जाऊँ तुमसे मतलब हमारी शादी सबके सामने एक नाटक है, लेकिन इस वक्त हम अकेले हैं, तो मुझ पर इस तरह के हक जताने की कोशिश मत करो। मैं जहाँ भी जाऊँ वो मेरी मर्जी है। वैदेही ने अपना हाथ झटक कर छुड़ाया। वैदेही कमरे से चली गई। वो मनी मन बुदबुदाई, मुझे मंदिर जाकर वो दवाई की शीशी लानी होगी। अगर दोबारा कुछ हुआ तो बयान को सब पता चल जाएगा। वैसे भी उसे पता चल भी जाए तो उसे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे खुद को उससे दूर रखना ही बेहतर होगा। वैदेही जैसे ही कमरे से निकली उसका सामना शिवम से हो गया है। शिवम उसका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। वैदेही, मुझे कुछ बात करनी है। वैदेही ने कहा, प्लीज शिवम, अभी नहीं, इस वक्त मुझे कहीं जाना है। आज तुम्हारा संगीत है, तुम्हें इस वक्त उसके बारे में सोचना चाहिए। मैं सीधे शाम को संगीत में मिलूंगी, इसलिए ढूंढना मत। वैदेही वहां से चली गई। शिवम सोच में पड़ गया, इसे हो क्या गया है। वैदेही घर से बाहर निकल गई। ध्यान अपने कमरे की खिड़की से वैदेही को देख रहा था। वो मनी मन बुदबुदाया, पता नहीं इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है। ध्यान ने देखा वैदेही ने गेट के बाहर एक ऑटो को रोका और उसमें बैठकर चली गई। वैदेही सीधे जाकर मंदिर में जाकर उतरी। वो भागते हुए मंदिर के अंदर गई, लेकिन जैसे ही बेसमेंट में जाने के लिए आगे बढ़ी तो उसने देखा वहां के दरवाजे पर ताला है। वैदेही ने वहां पर एक पंडित जी से कहा, सुनिए, क्या आप ये बेसमेंट खोल सकते हैं? मेरा कुछ सामान यहाँ पर है। उस पंडित जी ने कहा, बिटिया, ये दरवाजे की चाबी दूसरे पंडित जी के पास है। वैदेही खुद में ही बड़बड़ाई, ये वही पंडित जी होंगे जिन्होंने मेरी शादी करवाई थी। वैदेही ने सामने खड़े पंडित जी से पूछा, जी वो कहाँ हैं, कब तक आएंगे? सामने खड़े पंडित जी ने कहा, वो तो दोपहर के बाद आएंगे। कोई जरूरी बात है तो मुझे बताइए। कोई खास बात नहीं है, बस मेरा कुछ सामान अंदर है, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। प्लीज आप उन्हें बुला लेंगे, मैं बस अपना सामान लेकर चली जाऊंगी। वैदेही ने कहा। सामने खड़े पंडित जी ने अपना छोटा सा नोकिया मोबाइल निकालकर उसमें एक नंबर निकाला और उस पर कॉल किया। कुछ रिंग बजने के बाद सामने वाले ने कॉल उठा लिया। वैदेही के पास खड़े पंडित जी ने फोन पर कहा, नमस्कार मिश्रा जी, सुनिए, आपके पास बेसमेंट की चाबी है ना? वो एक लड़की आई है, वो बोल रही है कि उसका कुछ सामान है उसमें। पंडित जी चुप हो गए और सामने वाले की बात सुनने लगे। वो बीच बीच में हाँ जी ठीक है ऐसा शब्दों का उपयोग कर रहे थे। उन्होंने अपनी बात खत्म की और मोबाइल का रेड बटन दबाकर कॉल कट कर दिया। उसने वैदेही को देखते हुए कहा, बिटिया माफ कीजिएगा, वो मिश्रा जी बोल रहे हैं कि वो तो नहीं आ सकते। उनकी पत्नी के यहाँ किसी का देहांत हो गया है, तो वो 1 महीने तक नहीं आएंगे। क्या 1 महीने तक? वैदेही टेंशन में आ गई। वैदेही को टेंशन में देख पंडित जी ने कहा, आप टेंशन मत लीजिए, वो कह रहे थे कि वो चाबी देकर गए हैं। एक काम कीजिए, आप अपना पता मुझे दे दीजिए, मैं आपको वो भिजवा दूंगा। वैदेही कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए उसने पंडित जी का सुझाव मान लिया और बयान के घर का पता दे दिया। पंडित जी, मेरा नाम लिखा है पते के साथ। जब मेरा सामान भिजवाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि वो सिर्फ मेरे ही हाथ में दे, किसी और को ना दे। वैदेही निराश होकर वहां से जाने लगी। वो मनी मन बुदबुदाई, अब जब तक दवाई नहीं मिलती मुझे कुछ और सोचना होगा। शिवम की शादी है, उसे बोलकर परेशान नहीं करूंगी। अगर डॉक्टर जावेदा को बताऊंगी कि मुझे वापस दौड़ा पड़ा है तो वो शिवम को पक्का बता देंगी। मुझे अब खुद ही खुद की जिम्मेदारी लेनी होगी। बस कोशिश करना है कि शिवम की शादी अच्छे से हो जाए और मेरी बीमारी के बारे में बयान और किसी और को पता न चले। वैदेही वापस घर आ गई थी। उसने देखा बयान वहीं पर खड़ा किसी से बात कर रहा है। उसने उसे इग्नोर करके जाने की कोशिश की, लेकिन तभी रीमा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। रीमा ने देखा वैदेही बहुत ही परेशान दिख रही थी। उसने वैदेही को कहा, वैदेही क्या बात है, तुम बहुत टेंशन में दिख रही हो। वैदेही ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वैदेही अपनी नजरें चुरा रही थी। रीमा उसके चेहरे के भाव समझ गई थी, लेकिन वो जानती थी कि वैदेही से कुछ भी पूछने से वो कुछ भी बताने वाली नहीं है। लेकिन उसे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए उसने कहा, वैदेही चलो कहीं और चलकर बात करते हैं। रीमा वैदेही को अपने साथ ले जाने लगी। तभी बियान उनके पास आ गया। बियान को सामने देख रीमा ने कहा, बियान, अगर मैं आपकी पत्नी को मेरे साथ ले जाऊं तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा ना? बियान ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। रीमा वैदेही को एक ऐसी जगह ले आई जहां आसपास कोई नहीं था। उसने वैदेही को एक जगह बिठाया और खुद उसके पास बैठ गई। रीमा ने सीधा और स्पष्ट सवाल किया, बोलो वैदेही,
तुम्हारी जिंदगी में चल क्या रहा है? वैदेही खामोश थी। उसने एक शब्द मुंह से नहीं निकाला। यह देख रीमा ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें पता है मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है? वैदेही अपना सर झुकाए बैठी रही। यह देख रीमा ने आगे कहा, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ। लेकिन जब मैं देखती हूँ कि मैं कितनी अकेली हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, तब मैं बहुत उदास हो जाती हूँ। जब तुम पहली बार हमारे घर में आई थी, तब मैं अपनी बेटी की मौत के गम में डूबी हुई थी और तुम अपने गम में डूबी हुई थी। उस वक्त हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने थे। वैदेही के मुंह से 3 शब्द निकले, हाँ जानती हूँ। रीमा हल्का सा मुस्कुराई। मैं कहीं ना कहीं तुम में अपनी बेटी को ढूंढती थी और तुम मेरा एक बेटी की तरह ही ख्याल रखती थी। उस वक्त जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुमने क्या खो दिया, तो तुमने कहा था प्यार। अब मैं तुमसे और एक सवाल करती हूँ, तुम बस हाँ या ना में जवाब देना। क्या वो प्यार बिहान है? वैदेही अभी भी खामोश थी। उसने कुछ देर बाद उसके होंठों से एक शब्द निकला, हाँ। रीमा हंसने लगी। तुम दोनों सच में एक दूसरे के लिए बने हो। इतना कुछ होने के बाद तुम दोनों आज साथ हो। वैदेही ने कहा, शादी हो जाना साथ हो जाना नहीं होता। वो मुझसे प्यार नहीं करता। और तुम? रीमा वैदेही को सवालिया नजरों से देख रही थी। बोलो वैदेही, क्या तुम उसे आज भी प्यार करती हो ना? क्योंकि तुमने ही कहा था कि प्यार दिल में होता है और दिल आत्मा से जुड़ा होता है। अगर प्यार को खत्म करना हो तो खुद को खत्म करना पड़ता है। उसके बिना हमारा प्यार खत्म नहीं होता। और तुम्हारे बार बार खुदकुशी की वजह भी यही था कि तुम अपने दिल से प्यार को दूर करना चाहती थी। वैदेही की आंखों में आंसू थे। उसने आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा। आप सही कह रही हैं। मैं अपने दिल में छुपे प्यार को मिटा देना चाहती हूँ, क्योंकि वो तकलीफ के अलावा कुछ नहीं दे रहा। वो एक कांटे की तरह फंसा हुआ है। हर रोज हर पल दर्द देता है। कुछ वक्त के लिए इसकी आदत हो गई थी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब से बयान वापस आया है, तब से सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया है। मैं नहीं चाहती कि उसे मेरी बीमारी के बारे में पता चले। रीमा ने वैदेही की बांह पकड़कर अपनी तरफ देखने को कहा। मेरी तरफ देखो वैदेही, तुम्हें एक मौका मिला है उस इंसान के साथ रहने का जिससे तुम प्यार करती हो। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच प्यार है या नहीं, लेकिन तुम दोनों के बीच जो अनदेखा रिश्ता है ना, वो दिल से जुड़ा है। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों ने शादी क्यों की, लेकिन अगर शादी हो गई है तो इस बंधन को मजबूत बनाओ, इतना कि कोई भी इसे तोड़ ना पाए, यहाँ तक कि तुम भी नहीं। अगर बयान जिंदा है, मतलब उसके दिल में बसा तुम्हारे लिए प्यार भी जिंदा है। बस तुम्हें उसे जगाना होगा। बैदेही ने निराश होकर कहा, हमारा रिश्ता बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। वो मुझसे नफरत करता है। आपको पता है हमने शादी क्यों की है? क्योंकि उसे लगता है कि मैं शिवम के पीछे पड़ी हूँ और शिवम और अनका के बीच आ रही हूँ। उसकी नज़रों में मैं एक करेक्टरलेस लड़की हूँ, एक ऐसी लड़की जो सिर्फ पैसों के पीछे होती है। जिसने पैसों के लिए उसे धोखा दिया है, उसकी नज़रों में मेरी कोई अहमियत नहीं है। प्यार तो दूर की बात है, वो बस मेरी इज्जत ही कर ले तो बहुत बड़ी बात है। रीमा ने वैदेही को नाराजगी से कहा, तो क्या तुम जिंदगी भर उसे इस गलत फहमी में जीने दोगी? क्या तुम्हें एक कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो अपनी गलत फहमियों से दूर होकर तुम्हारे साथ रहे? वैदेही ने अपने होठों के कोनों को एक तरफ उठाते हुए खिल्ली उड़ाई। ऐसा सोचना मतलब एक उम्मीद पालना। अगर मैं ऐसा सोच भी लूं तो क्या कर लूंगी मैं? मेरी बेगुनाही का सबूत नहीं है मेरे पास। अगर मैं उसके सामने जाकर गिड़गिड़ाई और उसने मुझ पर तरस खाकर अपना भी लिया, तो भी हमारा रिश्ता कभी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मेरी बीमारी के चलते मैं कभी भी खुद को मार सकती हूँ। क्या एक पागल लड़की को वो कभी अपनाएगा? और सबसे गलत बात यह है कि मैंने जिस जिस इंसान को चाहा, वो मुझसे दूर हो गया। पहले मम्मी पापा, उसके बाद मेरा छोटा भाई और दादी। एक उम्मीद थी बयान से कि उसके सीने पर सर रखकर अपने दुखों को रोककर थोड़ा कम कर लूं, लेकिन मेरी किस्मत में वो भी नहीं है। आखिर में उसने भी मुझे छोड़ दिया। आज अगर वो मेरे साथ दिख रहा है, लेकिन हम दोनों के बीच कभी न खत्म होने वाली दूरियां हैं। शाम हो चुकी थी। बिहान अपने कमरे में जब आया तो देखा वैदेही अपने कमरे में आंखें बंद कर बैठी हुई थी। उसने अपने कानों में ईयरफोन लगाकर रिलैक्सिंग म्यूजिक सुन रही थी। बिहान ने उसे इग्नोर किया और कुछ निकालने के लिए कबर्ड खोला। उसने देखा उसके कबर्ड में बहुत सारी साड़ियां रखी हुई थी। उसके कपड़े ना के बराबर एक कोने में लटके हुए थे। बिहान वैदेही के पास गुस्से में जाकर खड़ा हो गया। वैदेही, ये सब क्या है? वैदेही ने कानों में ईयरफोन डालकर आंखें बंद करके रखी थी। उसे बिहान की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। बिहान ने गुस्से में वैदेही के कान से ईयरफोन के बाहर खींच ली।
बैदेही ने अचानक से आंखें खोली और देखा बियान सामने खड़ा था। उसने पूछा, ये सब क्या है? ऐसा क्यों किया? ये तो मुझे पूछना चाहिए कि तुमने ऐसा क्यों किया, बियान ने पूछा। बैदेही खड़ी हो गई। मैंने क्या किया? बियान ने बैदेही को कबर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा। उस कबर्ड में मेरे कपड़े इतने कम क्यों हैं? उसमें सिर्फ तुम्हारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं। तुमने मेरे कबर्ड में कपड़े क्यों रखे? बैदेही ने हंसते हुए बैठ गई। अब मैं तुम्हारी ऑफिशियली वाइफ हूँ, तुम्हारे कमरे में रहती हूँ, तो क्या अपने कपड़े पड़ोसी के यहाँ रखने जाऊं? बैदेही वापस उठकर खड़ी हो गई। तुम्हारा हो गया हो तो मैं जा रही हूँ तैयार होने। आज संगीत है ना, तो मुझे तैयार होने में वक्त लगेगा। चलो साइड हटो। बिहान ने अपना सर पकड़ लिया। यह देख बैदेही ने कहा, तुम्हारा सर दर्द हो रहा है, मेरे पास दवाई है, दूं क्या? और प्लीज चेहरे पर मुस्कान लेकर आओ। अगर कोई देखेगा तो कहेगा बहन की शादी है और भाई खुश नहीं है। बैदेही ने कबर्ड से कपड़े निकाले और बिहान को देखने लगी। तुम प्लीज बाहर जाओगे, मुझे चेंज करना है। बिहान ने बैदेही को देखा और वहीं बैठ गया। यह देख बैदेही ने कहा, तुमने सुना नहीं, मुझे चेंज करना है, बाहर जाओ। हाँ तो करो ना, तुम्हें किसने रोका है? बियान बैदेही को देख रहा था। तुमने ही तो कहा कि तुम मेरी ऑफिशियली वाइफ हो, तो फिर मुझसे क्या शर्माना? बैदेही खुद के ही बोले हुए शब्दों में उलझ गई थी। वो बियान को देखती रही, लेकिन बियान वहां से उठने का नाम नहीं ले रहा था। यह देख उसने कहा, ठीक है, तुम सही कह रहे हो। बैदेही ने अपनी साड़ी की पिन निकालना शुरू कर दिया। यह देख बियान ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और कान पर लगाया। हेलो। वो तुरंत कमरे से बाहर निकल गया और अपने सीने पर हाथ रखकर जोर जोर से सांसें लेने लगा। ये लड़की है कि क्या है? इसकी शर्म पता नहीं कहाँ गई। मेरे सामने ही बयान बोलते हुए चुप हो गया और वहीं खड़ा रहा। बैदेही ने अंदर अपना दिल थामा हुआ था। अच्छा हुआ चला गया, वरना मेरा नाटक मुझे ही भारी पड़ जाता। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला। बैदेही दरवाजा खोलते ही वापस आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। बयान कमरे के अंदर जैसे ही आया, उसकी नज़र बैदेही पर पड़ी। बैदेही ने पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था, बालों को ऊपर बांधा हुआ था। बयान की नजरें उसी पर जाकर टेक गईं। वो उसे अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। बैदेही का गोरा बदन बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। बैदेही कानों में बड़े बड़े झुमके पहन रही थी। उसने बयान को देखकर कहा, तुम खड़े होकर क्या कर रहे हो? तैयार नहीं होना? बाद में मुझे ही दोष दोगे कि मेरी वजह से देर हो गई। बैदेही के बोलते ही वो होश में आ गया। उसने खुद की नजरों को फेरते हुए उसकी बगल से बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो कपड़े बदलकर बाहर आया, लेकिन उसने देखा बैदेही वहां पर नहीं थी। वो उसे यहाँ वहां ढूंढने लगा कि तभी उसने देखा बैदेही बालकनी के पास खड़ी थी। बिहान ने देखा बैदेही बहुत ही खामोश खड़ी थी। बैदेही की पीठ उसकी तरफ थी, इसलिए वो उसके चेहरे के भाव को देख नहीं पा रहा था। बाहर की आती हवा से उसके बाल उड़ रहे थे। ये यहाँ ऐसे क्यों खड़ी है? बिहान ने बैदेही को धीरे से आवाज लगाई, लेकिन बैदेही ने कोई रिएक्ट नहीं किया। बिहान को थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि बैदेही उस वक्त अपने होश में नहीं थी। बिहान ने बैदेही को जोर से आवाज लगाई, बैदेही क्या कर रही हो? चलो, हमें देर हो रही है। बिहान की आवाज बैदेही के कानों में जैसे ही पड़ी, बैदेही होश में आ गई। उसने इस तरह से सांस ली जैसे बहुत वक्त से उसकी सांसों को किसी ने जकड़ रखा हो और वो उस कैद से आजाद हुई हो। उसने देखा वो बालकनी के पास खड़ी थी। वो खुद में ही बड़बड़ाई, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मेरा सर इतना भारी क्यों है? बैदेही खुद से ही सवाल कर रही थी। तभी उसके कानों में फिर से जानी पहचानी आवाज ने उसे होश में लाया। उसने देखा बिहान उसे बुला रहा है। बैदेही को सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, जिस वजह से उसकी आंखें भर आई थीं। लेकिन उसने बिहान के सामने ऐसे बर्ताव किया जैसे वो बिल्कुल ठीक है। उसने अपने आंसुओं को आंखों से बाहर गिरने नहीं दिया और गहरी सांस ली और बिहान के पास चली गई। बिहान ने उस पर नाराजगी जताई। वहां क्या कर रही थी? कूदने का इरादा था क्या? ऐसा कोई प्लान हो तो उसे 1 साल तक ड्रॉप कर दो, उसके बाद तुम्हें जो करना है करते रहना। बैदेही ने गुस्से में कहा, मरे मेरे दुश्मन, वैसे भी तुम्हारे साथ रहना मतलब मौत के समान ही है। बैदेही गुस्से से कमरे से बाहर निकल गई। बियान बैदेही को जाते देख रहा था। वो खुद में ही बड़बड़ाया, बैदेही का बर्ताव पहले से बहुत अलग है। अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं जिस बैदेही को अब मिला हूँ, वो ये बैदेही है ही नहीं जो 5 साल पहले थी। बयान अपनी ही सोच में डूबा अपने कमरे से बाहर आ गया। बैदेही और बयान संगीत जहाँ हो रहा था उस जगह पर पहुंच गए। शिवम और अनका को एक जगह साथ में बिठाया गया था। कलावती और मालिनी एक साथ खड़े थे। बैदेही ने अपनी नजर घुमाते हुए
रीमा को ढूंढा और उसके पास जाकर खड़ी हो गई। बुआ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रीमा ने कहा, क्या बात है, इतनी टेंशन में क्यों हो? रीमा ने देखा आसपास बहुत सारे मेहमान थे। अच्छा ठीक है, चलो हम कहीं अकेले में जाकर बात करते हैं। रीमा वैदेही के साथ जा ही रही थी कि तभी वहां कलावती आकर उन्हें रोक लेती हैं। तुम दोनों कहाँ जा रही हो? फंक्शन अभी शुरू होने वाला है। कलावती रीमा को अपने साथ ले जाने लगी। शिवम और अनका के संगीत में सब लोग खुशी से नाच रहे थे। शुरुआत अंताक्षरी से हुई, लेकिन बिहान एक कोने में खड़ा था तो वैदेही दूसरे कोने में खड़ी थी। बिहान एक के बाद एक ब्रांडी गिलास पी रहा था। वो जब भी वैदेही को देखता उसके पुराने जख्म हरे हो जाते। वो मन ही मन बुदबुदाया, वैदेही 5 साल हो गए हैं, तुम पर जो मेरा गुस्सा है वो अब तक गया नहीं है। लेकिन जब भी तुम्हें देखता हूँ सब कुछ भूल जाता हूँ। ऐसा एहसास होता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हें बस बाहों में लेकर प्यार करने का मन करता है। तुम्हारे साथ रहने का, तुम्हें बार बार देखने का मन करता है। लेकिन हम दोनों के बीच की ये दूरियां कभी खत्म नहीं होंगी, कभी नहीं। वैदेही को बहुत घुटन सी महसूस हो रही थी। वो सब मेहमानों से दूर वहां के टेरेस पर जाकर खड़ी हो गई। वो वहां की ठंडी हवा में गहरी सांस लेने लगी। बिहान शराब के नशे में उसके पास आ गया। तुम सुनो। वैदेही ने जब देखा बिहान नशे में ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। बिहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बिहान ने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। वैदेही ने कहा, तुमने बहुत पी ली है, तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए। बिहान लड़खड़ाते हुए कदमों से वैदेही के करीब आ गया। वो गिरने ही वाला था कि तभी वैदेही ने उसे संभाल लिया। बयान, संभालो खुद को, तुम ठीक से चल नहीं पा रहे हो। एक काम करो, मेरे कंधे पर हाथ रख लो और चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें कमरे तक ले जाती हूँ। बयान ने वैदेही से खुद को दूर किया। तुम खुद को समझती क्या हो? मेरे सामने ऐसे अच्छे बनने का नाटक मत करो, समझी? काश मैंने तुम्हारा असली चेहरा वक्त पर देख लिया होता तो उस वक्त मैं तुमसे धोखा खाने से बच जाता। मैंने तुम पर अंधा विश्वास किया था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। वैदेही ने बिहान की बात को इग्नोर कर उसे अपने साथ कमरे में ले जाने लगी। कमरे में जाते ही वैदेही ने बिहान को बेड पर लिटा दिया, लेकिन बिहान ने उसे भी अपने साथ खींच लिया। वैदेही शक्तिहीन होकर बेड पर गिर पड़ी और बिहान का भारी शरीर उसके ऊपर था। उसने उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे हिला भी नहीं पा रही थी। बिहान, उठ जाओ, मुझे जाने दो। वैदेही बिहान को धक्का देकर खुद से दूर कर रही थी, लेकिन बिहान ने नशे की हालत में उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया। उसने अपनी हल्की सी आंखें खोली और वैदेही को देखा। उसे सब धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन अपनी बाहों में वैदेही को देख वो खुद को रोक नहीं पाया और उसके होठों को चूमने के लिए आगे बढ़ा। वैदेही की धड़कनें तेज हो गई थी। इस तरह बयान के साथ उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बयान की ताकत के आगे वो कुछ नहीं कर पा रही थी। बयान वैदेही के होठों को छू पाता उससे पहले ही वो बेहोश हो गया। बयान की पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। वैदेही ने उसे खुद से अलग किया और अपना दिल थामे बैठ गई। उसने एक नज़र बयान को देखा और जल्दी से बेड से नीचे उतर गई। वो वहीं खड़ी बयान को देखती रही। उसने खुद को संभाला और बयान के पास जाकर उसके जूते निकाले, उसे सीधा लिटाया और कंबल उड़ा दिया। वैदेही ने बयान के सर से पसीना पोंछा और धीरे से उसके करीब गई। उसने हल्के से बयान के होठों पर अपने होठ रख उसे चूम लिया। वैदेही बयान को देखते हुए कहने लगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। इतना कि मेरे दिल में, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा और कोई आ ही नहीं सकता। लेकिन हम कभी साथ नहीं हो सकते। हमारे बीच की ये दूरियां हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं। दिल में प्यार है, फिर भी हम ये बयान नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा रिश्ता कच्चे धागे की तरह था जो बड़ी ही आसानी से टूट गया, और अब ये बंधने के बाद इसमें गांठ आ गई है। लेकिन ये हमारी किस्मत ही है जो हमें फिर से एक दूसरे के पास लाई है। यह मौका भला मैं कैसे जाने दूं? तुम्हारे साथ कुछ अच्छी यादें बनाऊंगी, ताकि जब मैं यहाँ से जाऊं तो उन्हीं यादों के सहारे अपनी बाकी की जिंदगी बिता सकूं। और कहीं, वैदेही कहते हुए हंस पड़ी, और कहीं मैंने खुद के साथ कुछ कर लिया तो मरने से पहले अफसोस नहीं रहेगा कि तुम्हारे साथ अच्छे से रह नहीं पाई। आई प्रॉमिस, कल का सूरज हम दोनों के रिश्ते के लिए एक नई शुरुआत होगी। वैदेही ने प्यार से बिहान के सर पर हाथ फेरा और वहां से उठ गई। उसने अपने कपड़े बदले और सोफे पर जाकर लेट गई। नींद आने तक वो बिहान को देखती रही। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होती गईं और उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह बिहान की नींद खुली। उसने लेटे हुए ही अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। उसने अपनी धुंधली आंखों से किसी को अपने सामने खड़ा पाया।
धीरे धीरे उसकी आंखें पूरी तरह से खुली और उसने अपने सामने वैदेही को पाया। वैदेही ने साड़ी पहनी हुई थी और आईने के सामने खड़े होकर अपने बालों को सुखा रही थी। बियान वहीं पर लेटे हुए वैदेही को देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। ये 5 साल में पहली बार हुआ था कि सुबह उठते ही उसके होंठों पर मुस्कान आ गई हो। वैदेही ने अपने बालों को पोंछकर पीछे की तरफ धक्का दिया, जिससे उसके गीले बालों से कुछ बूंदें बियान के चेहरे पर जा गिरी और वो होश में आ गया। वो तुरंत अपनी जगह पर बैठ गया, लेकिन अचानक से उसके सर में तेज दर्द होने लगा। हाँ, मेरा सर। बयान की आवाज़ सुन वैदेही उसके पास आ गई। अरे, तुम उठ गए। गुड मॉर्निंग। बयान ने जब देखा वैदेही उससे मुस्कुराते हुए बात कर रही है, तो उसे लगा कि वो अभी सपने में है। उसने खुद के गालों पर हल्के से मारा। उसे एहसास हुआ कि वो सपने में नहीं है। उसने वैदेही की तरफ देखा। वैदेही ने देखा कि विहान को सर दर्द हो रहा है, तो उसने तुरंत वहां पर रखी कॉफी उठाकर उसे दे दी। ये लो, कॉफी पी लो। मैं अभी लेकर आई हूँ, गर्म है, तुम्हारा सर दर्द चला जाएगा। विहान ने वैदेही के हाथ से कॉफी ले ली। तुम्हें क्या सपना आया था क्या कि मैं अभी जगने वाला हूँ और तुम मेरे लिए कॉफी लेकर आ गई? वैदेही ने अपने बालों को पोंछना जारी रखा। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। विहान कॉफी के कप को अपने होठों के पास ले गया, लेकिन वो उसकी एक सिप ले पाता उससे पहले ही वो रुक गया और कुछ सोचते हुए बोला, 1 मिनट, तुम मेरे लिए कॉफी लेकर आई हो? मेरे साथ इतने अच्छे से बात कर रही हो? मुझे तो दाल में कुछ काला दिख रहा है। सच सच बताना, कॉफी में जहर तो नहीं डाला है ना? वैदेही हंस पड़ी और विहान की तरफ देखा। अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो कल रात जब तुम नशे में थे तभी तुम्हारा काम तमाम कर देती, तुम्हारे होश में आने का इंतजार नहीं करती। अब चुपचाप कॉफी पी लो। आज शादी है, घर में बहुत सारे काम पड़े हैं। मुझे शिवम के लिए कुछ जरूरी सामान लेना है। वैदेही ने जैसे ही शिवम का नाम लिया वो नाराज हो गया। उसने कॉफी का मग टेबल पर जोर से रखा और वैदेही के पास चला गया। तुम्हें शिवम के अलावा कोई और दिखता नहीं है क्या? वैदेही ने बयान की बात को इग्नोर करते हुए कहा। मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी। बयान वैदेही के पास चला गया और उसकी बांह पकड़कर अपनी ओर खींचा। तुम नहीं जाओगी। वैदेही ने बयान को खुद से दूर करते हुए कहा। ये क्या बोल रहे हो? और थोड़ा दूर रहकर बात करो। तुम्हारे मुंह से शराब की बू आ रही है। ओह, तब तो मैं जानबूझकर पास आऊंगा। बयान जानबूझकर वैदेही के पास जाकर बात करने लगा। वैदेही ने अपने पल्लू से बयान का मुंह बंद कर दिया, लेकिन बयान आगे बढ़ता रहा। वैदेही पीछे हटते वक्त गिरने वाली थी, लेकिन तभी बयान ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। तभी अचानक से एक जानी पहचानी आवाज उनके कानों में पड़ी। वो कुछ समझ पाते कि उससे पहले उनके कमरे का दरवाजा खोलकर कोई अंदर आ जाता है। बयान और वैदेही देखते हैं कि वो रीमा बुआ थी। रीमा ने उन दोनों को साथ देख तुरंत मुंह फेर लिया। माफ करना, मुझे बिना दस्तक दिए ऐसे नहीं आना चाहिए था। बयान और वैदेही को एहसास हुआ कि वो किस तरह से एक दूसरे की बाहों में थे। वो तुरंत एक दूसरे से अलग होकर खड़े हो गए। वैदेही ने अपनी लड़खड़ाती जबान से कहा, बुआ, आप यहाँ, क्या बात है? रीमा ने अपनी तिरछी नजरों से देखा कि वो दोनों अलग हो गए हैं। उसने वैदेही की तरफ देखते हुए कहा, वैदेही, ये गीता बार बार मुझे कॉल कर रही है। वो बोल रही थी कि बच्चे। वैदेही ने रीमा की आधी बात सुनते ही बीच में बोल पड़ी, अरे नहीं, मेरे बच्चे। वैदेही तुरंत रीमा के पास गई। बुआ, अपना मोबाइल दीजिए, मुझे गीता से बात करनी है। वैदेही रीमा से उसका मोबाइल लेकर कमरे से बाहर निकल गई, लेकिन बिहान कंफ्यूज था। उसने रीमा बुआ से पूछा कि इसने ऐसा क्यों कहा कि मेरे बच्चे। वो सवालिया नजरों से रीमा को देख रहा था। रीमा ने उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए कहा, वो बात यह है कि वैदेही के कुछ बच्चों का। रीमा आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही वैदेही कमरे में वापस आ गई। वैदेही ने घबराते हुए कहा, बुआ, मुझे जाना होगा, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। वैदेही ने कवर से अपना पर्स निकाला और कमरे से चली गई। विहान बस उसे जाते हुए देखता रह गया। वैदेही बाहर आकर ऑटो रोकने लगी, लेकिन कोई भी ऑटो वाला रुक नहीं रहा था। वैदेही खुद में ही बड़बड़ाई, सारे ऑटो वालों को हो क्या गया है, कोई रुक क्यों नहीं रहा? वैदेही को लगा ऑटो नहीं मिल रहा है, तो वो चलकर जाने लगी, लेकिन तभी उसके सामने एक कार आकर रुक गई। उसने देखा कार के अंदर विहान था। विहान ने कार के शीशे को नीचे करते हुए कहा, चलो कार में बैठो, जहाँ जाना है मैं लेकर चलता हूँ। वैदेही सोच में पड़ गई। उसे बच्चों की फिक्र हो रही थी, इसलिए उसने ज्यादा न सोचते हुए कार में बैठ गई। वैदेही ने विहान को एड्रेस दिया और ले जाने के लिए कहा। विहान ने वैदेही को टेंशन में देख सवाल किया, वैदेही, ऐसी क्या बात है, तुम टेंशन में क्यों हो? वैदेही ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें अगर सवाल करने हैं तो मुझे यहीं उतार दो, मैं चली जाऊंगी।
ओके फाइन, मत बताओ। बिहान चुप हो गया, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। वो मन ही मन बुदबुदाया, आखिर बात क्या है? इसने जिस होटल का एड्रेस दिया है, यह वही होटल है जहाँ इसने शिवम को बुलाया था। लेकिन ये बच्चे का क्या चक्कर है? बिहान को पता था कि वैदेही से कुछ भी पूछने पर कोई जवाब नहीं मिलने वाला है, इसलिए वो बस चुपचाप कार चला रहा था। कुछ देर में वो दोनों होटल पहुंच गए। वैदेही ने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। उसने बिहान का इंतजार नहीं किया और अकेले ही होटल के अंदर भागी। उसे इस तरह से जल्दी में जाता देख बिहान ने अपनी कार की चाबी को वॉचमैन की तरफ फेंका और अंदर की ओर भागा। वैदेही जैसे ही अंदर गई, उसने अनाथ आश्रम के बच्चों को एक जगह बैठा हुआ देखा। उसमें से एक 9 साल की छोटी बच्ची थी जो जोर से रो रही थी। उस छोटी बच्ची ने जैसे ही वैदेही को देखा, वो भागते हुए उसके पास आ गई। वैदेही ने तुरंत उसे गले से लगा लिया। उस बच्ची को जाता देख दूसरे बच्चे भी वैदेही के पास चले गए। वैदेही ने उस छोटी बच्ची के आंसू पोंछे। चुप हो जाओ मेरी प्यारी परी, अब मैं आ गई हूं ना, अब कोई नहीं डांटेगा तुम्हें। बिहान ने देखा वैदेही को घेर कर 6 से 7 बच्चे खड़े थे। उसे वहां की सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था। वैदेही ने उनमें से एक लड़के को देखा और पूछा, वीरेंद्र, गीता आंटी कहाँ है? उस बच्चे ने वैदेही को उंगली से इशारा किया। वैदेही ने देखा गीता एक आदमी से बात कर रही थी। उसने सारे बच्चों को कहा, तुम सब यहाँ जाकर बैठो, मैं अभी 5 मिनट में आई। वैदेही गीता के पास जाने लगी। बिहान भी उसके पीछे गया। वैदेही ने देखा गीता के सामने खड़ा व्यक्ति गुस्से से बात कर रहा था। गीता के सामने वाला व्यक्ति उस होटल का मैनेजर था। उसने गीता पर गुस्सा करते हुए कहा, देखिए मिस, आपके अनाथालय के अनाथ बच्चे हमारे होटल में सबको परेशान कर रहे हैं। उनकी वजह से हमारे होटल के बहुत सारे गेस्ट ने शिकायत की है, इसलिए बिल पे कीजिए और जाइए यहाँ से। गीता ने धीमी आवाज में कहा, देखिए मुझे कुछ वक्त दीजिए, मेरी दोस्त यहाँ आती होगी, उसके बाद हम। देखिए मिस, ये हमारे होटल की रेपुटेशन का सवाल है। ये एक हाई फाई होटल है, कोई अनाथालय नहीं। आप अपने अनाथ। मैनेजर आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसके गाल पर सटाक से एक करारेदार थप्पड़ पड़ा। वहां खड़े सारे लोग, होटल स्टाफ वहीं खड़े रहकर देखने लगे। ध्यान की आंखें बड़ी हो गईं। उसने वैदेही को कभी इस तरह गुस्से में नहीं देखा था। होटल का मैनेजर अपने गाल पकड़े खड़ा हो गया। वो बहुत शॉक्ड में था। उसने वैदेही को गुस्से में घूर कर देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? कौन हो तुम? वैदेही ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को अनाथ बोलने की? एक और बार ये शब्द मुंह से निकाला तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, समझे? वैदेही ने गीता की तरफ देखते हुए कहा, गीता, तुम यहाँ खड़े होकर इस बेकार आदमी की बकवास क्यों सुन रही थी? दो खींच के क्यों नहीं दिया, इसकी अकल ठिकाने आ जाती। उस मैनेजर को गुस्सा आया। ओ मैडम, ये क्या हरकत थी? वो मैनेजर वैदेही की तरफ बढ़ा ही था कि बिहान बीच में आ गया। एक कदम भी बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा। बिहान को बीच में आता देख मैनेजर ने अपने कदम रोक लिए। उसने हकलाते हुए पूछा, आप कौन है और बीच में क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पर झगड़ा करने के लिए मैं तुम सबको जेल भिजवा सकता हूँ। बिहान ने बिना डरे उसे घूर कर देखा। अच्छा, तो तुम हमें जेल भिजवाओगे? चलो तो ठीक है, मैं खुद पुलिस को कॉल करता हूँ। बोलो, एक लेडीज के साथ बदतमीजी करने के लिए तुम किसके हाथ से हथकड़ी पहनोगे? इंस्पेक्टर या फिर वह कमिश्नर? वैसे तुम्हारी औकात इतनी भी नहीं है कि एक हवलदार तुम्हें घसीटता हुआ जेल ले जाए, लेकिन फिर भी तुम बिहान बिरला के सामने खड़े हो, तुम्हें स्पेशल ऑफर तो दे ही सकता हूँ। तुम इससे खड़े बात क्यों कर रहे हो? इसकी तो पिटाई करनी चाहिए। वैदेही उस मैनेजर को मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन बिहान ने उसे पकड़कर रोक लिया। रुको यार, मैं बात कर रहा हूँ ना। एक काम करो, तुम उन बच्चों के साथ जाकर बैठो, मैं थोड़ी देर में आया। बिहान ने वैदेही को वहां से जाने के लिए कहा। वैदेही ने मैनेजर को गुस्से में देखा। तुम्हें तो हाई कोर्ट तक घसीटूंगी। मेरे बच्चों को रुलाने की हिम्मत जो की है तुमने, तुम्हें तो मैं छोड़ने वाली नहीं। बिहान ने फिर से वैदेही को रोका और गीता से कहा, मिस गीता प्लीज, अब आप अपनी दोस्त को यहाँ से ले जाइए। गीता वैदेही का हाथ खींचते हुए वहां से ले जाने लगी। बिहान ने मैनेजर को अकेले में ले गया। उसने मैनेजर के गाल को देखा तो वो बड़े ही अच्छे से लाल हो गया था। वो हंस पड़ा, बड़ी कसके पड़ी है तुम्हें, तुम खुद को लकी मानो कि तुम बच गए। मैनेजर ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है, वो लड़की बहुत ही खतरनाक है। तुम लकी हो कि तुम्हारे सिर्फ थप्पड़ पड़ा है, वरना अगर उसे गुस्सा आ जाता तो तुम तो गए थे 12 के भाव में।
बिहान कहते वक्त मन ही मन मुस्कुरा रहा था। तो मैनेजर के चेहरे पर डर के भाव साफ नजर आ रहे थे। उसने घबराते हुए पूछा, तुम मुझे डरा क्यों रहे हो? वो कोई कहीं की बड़ी हस्ती है क्या? बिहान ने रहस्यमय तरीके से कहा, वो कोई हस्ती नहीं है, बल्कि एक पागल है, जो पिछले 3 महीने में 4 लोगों को घायल कर चुकी है। क्या कहा, पागल? मैनेजर बिहान को घबराते हुए देखने लगा। आप लोगों ने उसे खुला क्यों छोड़ा है? ऐसी औरत को तो बांध के रखना चाहिए। बिहान ने उसे और डराने के लिए कहा, कैसे बांध कर रखें? वो खुद एक पुलिस अधिकारी की बेटी है। वो जो चाहे कर सकती है। अगर आपने उनसे और उन बच्चों से माफी नहीं मांगी तो आप पर झूठा इल्जाम लगाकर जेल करवा देगी। जेल का नाम सुन मैनेजर ने पूछा, क्या कहा, जेल? मुझे नहीं जाना जेल। वैसे आप उसके क्या लगते हैं? आप बचा लीजिए मुझे। मैं कैसे बच सकता हूँ? मैं खुद ही फंस गया हूँ। वो मेरी पत्नी है और मैं उसका पति हूँ। मैं चाहकर भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता। मेरी बात मानो और उससे माफी मांग लो और मामला यहीं निपटा दो। बस अब आके तुम समझदार हो। बिहान वहां से निकल कर चला आया। वो मैनेजर उसकी बात पर सोचने लगा। तेज ने जो कमरा बुक किया था उसके लिए वो बिल भरने चली गई। बिहान ने गीता को अकेला देख उसके पास जाकर खड़ा हो गया। बिहान ने गीता से सवाल किया, मैं जान सकता हूँ कि यह सारे बच्चे कौन है? गीता ने देखा बिहान वैदेही के साथ आया था और उनकी मदद कर रहा था, इसलिए उसने कहा, वो ये सारे बच्चे ममता अनाथालय के हैं। वो डॉक्टर शिवम से मिलने आए थे। उनकी शादी है ना, तो बस इसलिए वो उन्हें तोहफा देना चाहते थे। लेकिन वो यहाँ आए ही नहीं। 2 दिन हो गए वो नहीं आए और वैदेही का फोन बंद आ रहा था। मुझसे इतने सारे बच्चों को संभालना मुश्किल हो रहा था और ऊपर से यह मैनेजर। बयान दूर खड़ी वैदेही को देख रहा था और मन ही मन अफसोस कर रहा था। वैदेही ने शिवम को इन बच्चों से मिलने के लिए बुलाया था और मैंने कुछ और ही समझ लिया। ये मैंने क्या किया? मैंने पूरी सच्चाई जाने बिना उस पर इल्जाम लगा दिया और उसके साथ कितना गलत किया। वैदेही खड़ी थी, तभी वहां वो मैनेजर आ जाता है और कहता है, आई एम सॉरी मैम। वैदेही सोच में पड़ गई कि अब तक जो अकड़ रहा था वो अचानक आकर माफी कैसे मांग रहा है। वो बस उसे कंफ्यूजन से घूरती रही। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही वहां बयान आकर खड़ा हो जाता है। बिहान हंसते हुए कहता है, डार्लिंग वो माफी मांग रहा है, माफ कर दो उसे। वैदेही ने नाराजगी में कहा, माफी मुझसे नहीं बल्कि बच्चों से मांगो, ये काफी होगा। मैनेजर ने उन बच्चों के पास जाकर माफी मांगी। बच्चों, आई एम सॉरी। वैदेही ने उन बच्चों को कहा, बच्चों चलो वापस घर जाना है। अपना अपना सामान ले लो। गीता तुम अच्छे से लेकर जाना। मेरे पास मोबाइल नहीं है, इसलिए तुम बुआ के मोबाइल पर कॉल करना। शिवम को कॉल मत करना, आज शादी है उसकी। उसे परेशान मत करना। गीता ने वैदेही का हाथ पकड़ा और साइड में ले गई। वैदेही, सब कुछ साइड में रख दे और मुझे ये बता कि वो कौन है? कहीं देखा देखा सा लगता है। और वो तुम्हारी इतनी मदद क्यों कर रहा है? वैदेही ने गीता से मुस्कुराते हुए कहा, गीता तुम मुझे ध्यान से देख, तुम्हें मुझ में कुछ अलग नहीं दिखता। गीता ने वैदेही को ध्यान से देखा। तुम पहले जैसी ही हो, लेकिन अरे ये क्या, तुम्हारे गले में मंगलसूत्र और तुमने सिंदूर क्यों लगाया है? वैदेही ने एक नजर बिहान पर डालते हुए कहा, मेरी शादी हो गई है बिहान के साथ। लेकिन अब कैसे? तुमने कुछ बताया क्यों नहीं? 2 दिन पहले तो ऐसा नहीं था। यह कोई मजाक है क्या? गीता वैदेही को सवालिया नजरों से देख रही थी। वैदेही ने उसे रोकते हुए कहा, इतने सारे सवाल? देख, मैं तेरे सारे सवालों के जवाब दूंगी, लेकिन इस वक्त तुम बच्चों को वापस लेकर जाओ। मुझे अफसोस है कि मैं उन्हें शिवम से मिलवा नहीं पाई, लेकिन शादी के बाद मैं शिवम से कहूंगी कि वो अनिका के साथ उनसे मिलने जाए। गीता ने सभी बच्चों को अपनी वैन में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। उसने और बच्चों ने बिहान और वैदेही को बाय कहा और वहां से चली गईं। उनके जाते ही वैदेही ने बिहान से कहा, थैंक यू हेल्प के लिए। अब हमें जाना चाहिए। वैदेही वहां से आगे बढ़ी, लेकिन तभी बिहान ने उससे पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि होटल में तुमने बच्चों के लिए रूम बुक किया था? वैदेही खामोश खड़ी रही। उसने 1 मिनट बाद मुड़कर देखा और मुस्कुराई और कहा, हमें देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। वैदेही कार में जाकर बैठ गई। बिहान को उसके सवाल का जवाब नहीं मिला था। वो जाकर कार में बैठ गया और कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा। रोड पर आते ही वैदेही ने कहा, कार को दाएं मोड़ दो, मुझे ज्वेलरी शॉप में जाना है। वैदेही ने जैसा कहा, बिहान ने बिना कोई बहस किए उसकी बात मान ली और कार को दाएं मोड़ दिया। कुछ ही देर में वो एक ज्वेलरी शॉप पर पहुंच गए। बिहान और वैदेही जैसे ही अंदर गए, वहां के मालिक खुद उनके पास आ गया। शॉप मालिक ने वैदेही को कहा, नमस्कार वैदेही जी, आइए ना। वैदेही ने पूछा, मैंने जो कहा था वो हो गया? शॉप मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा,
हाँ हाँ, हो गया है। आप बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। शॉप मालिक दुकान के अंदर एक और दरवाजा खोला और अंदर चला गया। कुछ देर में जब वो वापस आया और दो डिब्बे सामने रख दिए, उनमें से एक डिब्बी खोलकर दिखाया। ये लीजिए, आपका कुल देवी का सोने का सिक्का। उसने दोबारा डिब्बा खोला। उसमें सोने के दो कंगन थे। ये हैं, आपने जैसे डिजाइन में कहे थे वैसे सोने के कंगन। वैदेही दोनों ही चीजों को देखकर खुश हो गई। यह बहुत ही खूबसूरत है। बिहान ने उत्सुकता से ही पूछा, यह सिक्का किस लिए? वैदेही ने कहा, वो शिवम की शादी के लिए। आंटी ने कहा था कि यह सिक्का शादी में जरूरी है। तुम इसे देखो, ये कंगन कैसे हैं? अनिका को पसंद आएंगे ना? बिहान ने कंफ्यूजन से पूछा, ये तुमने अनिका के लिए लिए हैं? हाँ, सगाई में उसे मेरे कंगन पसंद आए थे ना, तो इसलिए मैंने वैसी डिजाइन के दूसरे कंगन बनवाए हैं। वैदेही उन कंगन को देखकर खुश थी, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत थे। बयान से रहा नहीं गया और पूछ लिया, अनका ने तुम्हें कितना कुछ कह दिया, उसके बाद भी तुम उसके लिए तोहफा दे रही हो? वैदेही ने कंफ्यूज होकर पूछा, अनका ने मुझसे क्या कहा, और उससे मेरे तोहफे देने का क्या संबंध? तुम्हें याद नहीं, उसने तुम्हें बहुत ही भला बुरा कहा था। बयान ने अपनी बात को क्लियर करते हुए कहा। वैदेही हंस पड़ी। ऐसा कब हुआ? बयान सोच में पड़ गया। इसे सच में कुछ याद नहीं है या याद ना होने का नाटक कर रही है? बयान और वैदेही घर वापस आ चुके थे। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। वैदेही दोनों तरफ से मदद कर रही थी। जो भी पंडित जी को चाहिए या फिर मेहमानों को मदद या फिर सजावट के लिए कुछ भी करना हो, वैदेही हर चीज को अच्छे से कर रही थी। उसे देख सारे मेहमान खुश थे। बयान वैदेही को देख रहा था और उसके सवालों की लिस्ट में हर बार नया सवाल खड़ा होता था। विहान सोच में डूब गया। वैदेही को देख ऐसा लग रहा है जैसे उसे इस शादी से बहुत खुशी मिल रही हो। क्या मैंने उसके बारे में जो सोचा था, क्या वो गलत था? विहान वैदेही को देख रहा था, तभी रीमा उसके पास आकर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बहन की शादी में अच्छे से काम कर रही है, यह देख बहुत खुशी मिल रही है ना? विहान अचानक से होश में आया और रीमा की तरफ देखा। क्या? क्या कहा आपने? सुना नहीं। माना कि वैदेही खूबसूरत है, लेकिन ऐसा भी क्या खो जाना कि आसपास कौन है वो पता ही ना चले? रीमा हंस पड़ी और वहां से चली गई। बिहान अपने आप में ही मुस्कुराने लगा। खूबसूरत तो है। बिहान ने खुद के शब्दों पर गौर किया और खुद के सर पर मारते हुए खुद में ही बड़बड़ाया, तू पागल हो गया है, कुछ भी सोचता है। शादी का मुहूर्त पास आ गया था। शिवम लगन मंडप पर बैठा हुआ था और अनिका को मंडप तक लाया जा रहा था। बिहान अपनी बहन के लिए बहुत खुश था। खुशी से उसकी आंखें भर आई थी। तभी वैदेही उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। अनिका बहुत ही किस्मत वाली है जो उसे तुम जैसा भाई मिला है, जो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। आज वो दुल्हन बनकर किसी की होने जा रही है। तुम अब खुश हो, तुम्हारी विश जो पूरी हो रही है। बिहान ने कहा, अनिका मेरी बहन है, अगर उसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं दे दूंगा। बिहान अनिका के पास आगे बढ़ जाता है। वैदेही बस वहीं खड़ी उन्हें देखती है। वो मन ही मन सोचती है, काश हमारी शादी भी ऐसे ही हुई होती, मुझे भी मेरी सहेलियां तैयार करती और मंडप तक लेकर आती, मेरे पापा मेरा कन्यादान करते और तुम प्यार से मेरा हाथ थाम कर अपनी जिंदगी में वेलकम करते। ये वो सारी खुशियां हैं जिनकी मैं हमेशा से सपने देखती आई थी, लेकिन मैं वो बदनसीब लड़की हूँ जिसके भाग्य में खुशियां लिखी ही नहीं थी। वैदेही की आंखें भर आई थी, लेकिन उसने एक भी आंसू बाहर छलकने नहीं दिया और लगातार मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे पंडित जी के मंत्रों का उच्चारण सभी के कानों में गूंजने लगे। सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ शादी के साथ फेरे लेकर एक दूसरे को वचन दिए गए। पंडित जी ने आखिर में कहा, विवाह संपन्न हुआ, बड़ों का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन का प्रारंभ कीजिए। सब लोगों ने फूल डालकर दूल्हा दुल्हन को बधाइयां दी। वैदेही मंडप में जाकर शिवम और अनका से कहती है, तुम दोनों हमेशा साथ रहो, ये मेरे दिल की इच्छा है। वैदेही ने अनका के लिए जो कंगन बनवाए थे वो अनका के हाथ में पहना दिए। ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। अनका को वैदेही पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए वैदेही के तोहफे को स्वीकार किया। शिवम ने मुंह बनाते हुए कहा, तुमने अनका को गिफ्ट दिया और मुझे नहीं, मुझे भी मेरा गिफ्ट चाहिए। वैदेही ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ है ना, ये देखो। अनिका के कंगन की डिजाइन से जुड़ी अंगूठी लो, ये तुम्हारे लिए है। वैदेही दोनों को तोहफा दे ही रही थी कि तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ती है। वैदेही। वैदेही ने मुड़कर देखा तो गीता बच्चों के साथ सामने खड़ी थी। वो हैरानी से उन्हें देखने लगी। वो तुरंत उनके पास गई। तुम लोग तो चले गए थे ना,
गीता ने बिहान की तरफ देखते हुए कहा, वो बिहान जी ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ आ जाऊं। बिहान ने तुमसे कहा? वैदेही गीता को हैरानी से देख रही थी। बिहान उनके पास चलकर आया और कहा, हाँ मैंने उन्हें कहा यहाँ आने के लिए। वो इतने दूर यहाँ उनसे मिलने आए थे तो खाली हाथ कैसे जा सकते थे? शिवम ने जब उन बच्चों को देखा तो वो तुरंत उनके पास चला आया। तुम सब यहाँ? तुम मुझसे मिलने आए हो? वैदेही ने मुस्कुराते हुए कहा, सभी बच्चों को तुम्हारी शादी के बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें बधाई देने यहाँ आना चाहते थे। वैदेही ने उन बच्चों से कहा, तुम सबने जो तोहफा तैयार किया है वो डॉक्टर शिवम को दे दो। उन बच्चों में से एक लड़की सामने आई जिसके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स था। उसने वो शिवम के हाथ में थमा दिया। शिवम ने उसे खोलकर देखा तो उसमें बहुत ही खूबसूरत गणेश जी की मूर्ति थी। लेकिन बच्चों के हाथ की वो कलाकारी वहां खड़े किसी को ज्यादा पसंद नहीं आई। शिवम ने उनकी तारीफ की, यह बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। वहां खड़ी एक औरत ने मजाक उड़ाते हुए कहा, कौन सी दुकान से खरीदी है मूर्ति? वैदेही ने कहा, ये इन लोगों ने अपने हाथ से बनाई है। यह चाहे परफेक्ट नहीं है लेकिन इसमें इन बच्चों का प्यार है। शादी हो चुकी थी, सब लोगों को खाना खाने के लिए भेज दिया गया। वैदेही ने गीता से कहा कि बच्चों को खाना खिला दे और खुद दूसरे कामों में व्यस्त हो गई। जहाँ सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे तब वैदेही अपने कामों में उलझी हुई थी। उसे काम में व्यस्त देख रीमा उसके पास आ गई। वैदेही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो खाना खा लो। तुम अकेले काम कर रही हो और किसी को तुम्हारी परवाह ही नहीं है। वैदेही ने रीमा से कहा, आप गलत समझ रही हैं। मुझे भूख नहीं है इसलिए नहीं गई। मैं बाद में खाना खा लूंगी। रीमा वैदेही को जबरदस्ती खाना खाने के लिए लेकर गई। रीमा ने वैदेही को एक जगह बिठाया और खाना लेने चली गई। वैदेही ने देखा अनाथालय के सारे बच्चे एक साथ बैठे हुए थे। उन सबकी नज़र एक ही तरफ थी। वैदेही ने उनकी नज़रों का पीछा किया तो देखा एक औरत अपने बच्चे को खाना खिला रही थी। वो देख सारे बच्चे उदास थे। रीमा वैदेही के लिए खाने की थाली लाकर उसके हाथ में थमाती है। वैदेही पूरा खाना खाने के बाद ही उठना, समझी? वैदेही ने वो थाली ली और अपनी जगह से उठ गई और उन बच्चों के पास जाकर बैठ गई। वैदेही ने मुस्कुराते हुए कहा, आज बम्पर ऑफर चल रहा है। मैं अपने बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाने वाली हूँ। तो बताओ सबसे पहले कौन खाएगा? वैदेही ने सारे बच्चों को एक के बाद एक अपने हाथ से खाना खिलाया। यह सब बयान एक जगह खड़े देख रहा था। रीमा उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसने बयान से कहा, जो लोग छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढते हैं वे बड़े बड़े सपने नहीं देखते। हमारी वैदेही भी कुछ ऐसी ही है। उसके दिल में सबके लिए प्यार है, उनके लिए भी जो उससे नफरत करते हैं। रीमा ने अपनी बात खत्म की और वहां से चली गई। बयान वैदेही को बस देखे जा रहा था और रीमा की बात को समझने की कोशिश कर रहा था। बयान और वैदेही के बीच की ये दूरियां कैसे कम होंगी, जानने के लिए पढ़ते रहिए कहानी का नेक्स्ट पार्ट।